एंटरप्रेन्योरशिप में आज हम डिस्कस करेंगे फिजिबिलिटी एनालिसिस। जब भी हम कोई नई किस्म का एंटरप्रेन्योरल आइडिया परसू कर रहे हैं, इसको हम आइडिया जनरेशन और क्रिएटिविटी और इनोवेशन के प्रोसेस से गुजारने के बाद एक बिजनेसेबल आइडिया समझना चाहते हैं। तो उसको बिजनेसेबल आइडिया को एग्जीक्यूट करने से पहले हमें एक फिजिबिलिटी एनालिसिस से गुजरना पड़ता है। हमें ये देखना पड़ता है कि क्या ये आइडिया पॉसिबल है, it's worthwhile to be a practical or businessable opportunity। तो फिजिबिलिटी एनालिसिस एक प्रोसेस है जिससे हमें कुछ उसके सप्लीमेंट एनालिसिस करने पड़ेंगे जिसकी मदद से हमें पता चले कि कहीं हम फेल ना हो जाएं। क्या ये बिजनेस आइडिया काबिल अमल है? क्या ये एक लंबा बिजनेस, एक ग्रोथ वाला बिजनेस बन सकेगा? तो अकॉर्डिंग टू ब्रिंगर एंड आइलैंड, feasibility analysis bridges the gap between idea generation and business planning, ensuring that only promising idea move forward। हमें सिर्फ ऐसे आइडिया लेके जाने हैं आगे जो फ्यूचर में, मुस्तकबिल में वाकई एक बड़ा बिजनेस बन सके, कोई फेल्ड आइडिया ना बने। कि बिजनेस इन्वेस्टमेंट के जरिए होता है, पैसे से होता है, और पैसे का वेस्ट हो जाना किसी भी बिजनेसमैन के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता है। और एक ऐसा पर्सन जो एंटरप्रेन्योर बना है और वो अपना फर्स्ट या फॉरमेस्ट बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए तो प्रॉब्लम है। हमें सोचना चाहिए, क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं। शुड वी प्रोसीड विद दिस आइडिया? इज इट वर्थ इन्वेस्टिंग टाइम, मनी एंड एफर्ट? किसी भी आइडिया को स्टार्ट करने से पहले हमें इन सवालों का जवाब चाहिए होता है। क्या ये आइडिया इस काबिल है कि इस पे पैसा लगाया जाए, इस पे टाइम लगाया जाए और इसके लिए इतनी एफर्ट्स और कोशिश की जाए, पेन ली जाए? तो हमें एक फिजिबिलिटी एनालिसिस की अशद जरूरत है। फिजिबिलिटी एनालिसिस है क्या? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के एनालिसिस से गुजरेंगे ताकि हम अपने गिवन आइडिया को परख सकें, उसको जांच सकें कि क्या वो एक बड़ा बिजनेस बन सकता है या नहीं। स्ट्रैटिकली मैं आपके सामने कुछ चीजें एक मॉडल की शक्ल में रख रहा हूँ। वो क्या है? प्रपोज्ड बिजनेस वेंचर, जो भी आपका आइडिया। क्या सवाल है? सवाल वही है कि स्पेंडिंग द टाइम एंड नेसेसरी रिसोर्सेज टू मूव फॉरवर्ड विद द बिजनेस आइडिया डिपेंड्स ऑन। क्या हमें ये करना है या नहीं करना? चार चीजें हैं मेन जिन पर डिपेंड करेंगे। पहली है प्रोडक्ट और सर्विस फिजिबिलिटी। प्रोडक्ट एंड सर्विस फिजिबिलिटी के नाम से आपको ये बात समझ में आ रही है कि हमें ये पता लगाना है कि जो प्रोडक्ट और सर्विस हमने सोची है, क्या वो प्रैक्टिकली फिजिबल है? क्या वो मुमकिन है कि वो प्रोडक्ट बन सकती है, सर्विस बन सकती है, और वो तसलसल के साथ, कंटिन्यूटी के साथ, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस में क्या वो बार बार बन सकती है और वो एक ही शेप में, एक ही क्वालिटी में, एक ही शक्ल में, एक स्टैंडर्ड पोजीशन में बन सकती है? दूसरा, हमें ये देखना है कि इंडस्ट्री टारगेट और मार्केट फेजिबिलिटी, क्या हमारा प्रोडक्ट इंडस्ट्री और टारगेट मार्केट के अंदर वाकई एक प्रोडक्ट या बिजनेस के तौर पे सस्टेन कर सकता है? जैसे कोई प्रोडक्ट इजीली कॉपी कर लिया जाए और आपने उसको पेटेंट भी ना कराया हो और कोई और उसको ले उड़े, उस आइडिया को, उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस आइडिया को ले उड़े, और आप मुंह देखते रह जाएं और वो आपसे भी अच्छा कर दे, तो आप क्या करेंगे? हाँ, ये कह सकते हैं कि वो इंडस्ट्रियली बहुत फिजिबल आइडिया था तो वो उठा लिया गया, लेकिन आपके काम का नहीं रहा। इंडस्ट्री टारगेट मार्केट फिजिबिलिटी में आपको देखना है कि क्या आप इस इंडस्ट्री को, इस आइडिया को एक इंडस्ट्री की शक्ल दे सकेंगे और इसको एक कामयाब बिजनेस के तौर पे सस्टेनेबल पोजीशन में ला सकेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी, तीसरे नंबर पे हमें ये देखना होगा। ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी से मुराद होता है क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस काबिल है कि इस आइडिया को उठा ले। सिर्फ नए बिजनेसेस नए आइडिया नहीं लेके आते, एंटरप्रेन्योरशिप भी हमने पढ़ रखी है। तो पुराने बिजनेसेस सेटअप्स नए आइडियाज को लेके चलते हैं, और आमतौर पे ज्यादातर वही लेके चलते हैं। तो क्या ऑर्गेनाइजेशन नए आइडियाज को लेके चलने के काबिल होगी? क्या आइडिया ऐसा है कि ऑर्गेनाइजेशन उसका साथ दे सके, ऑर्गेनाइजेशन से सपोर्ट कर सके? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियां, कोई स्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स तो नहीं है कि ये प्रोडक्ट जो है वो फ्लो में ना आ सकेगी?
नेक्स्ट है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी से मुराद क्या, इन्वेस्टमेंट्स जो इस प्रोडक्ट और सर्विस को चलाने के लिए रिक्वायर्ड हैं, क्या वो हम अरेंज कर पाएंगे और टाइमली अरेंज कर पाएंगे, और जितनी ज़रूरत है जब ज़रूरत है क्या वो हमारे पास होंगी, और उनका जो रिटर्न आएगा वो रिटर्न क्या इस काबिल होगा कि हम उसको एक साइजेबल बिजनेस या गुड बिजनेस या ग्रोएबल बिजनेस का स्टेटस दे सकें। इनको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इन चारों एलिमेंट्स के बारे में अगर यस है इन ऑल फोर एरियाज, अगर इन चारों में पॉजिटिव जवाब आते हैं, देन प्रोसीड विद अ बिजनेस प्लान। फिर आपको बिजनेस प्लान बनाना है। अभी बिजनेस स्टार्ट करने की बात नहीं कर रहे, बिजनेस प्लान बनाना है। लेकिन अगर लगता है नो इन वन और मोर एरियाज, इनमें से किसी एक एरिया में भी प्रॉब्लम आ जाए, ड्रॉप, आप इस आइडिया को ड्रॉप कर दें। इंडस्ट्री सपोर्ट नहीं कर रही, प्रोडक्ट सर्विस फिजिबल नहीं लग रही, सप्लाई चेन के इशू आपको एक्सपेक्टेड हैं, या ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी का इशू, आपकी ऑर्गेनाइजेशन खुद उसका स्ट्रक्चर, उसके मुलाजमीन, उसके एम्प्लॉयज, उनका जो निज़ाम आपने बना रखा है सिस्टम, वो सपोर्ट नहीं करेगा। फाइनेंशियल मसाइल होंगे, तो इनमें से कोई एक भी मसला होगा तो क्या करें, ड्रॉप और रीथिंक बिजनेस आइडिया, कोई और सोचें जो इन चारों क्राइटेरियाज पे पूरा उतरता हो। अब हम इन चीज़ों को डिटेल में देखते हैं कि प्रोडक्ट और सर्विस फिजिबिलिटी एनालिसिस क्या है, क्या पर्पज है इसका। प्रोडक्ट के बारे में फिजिबिलिटी लगाने का मतलब, कोई भी चीज हम जब सोचते हैं कि ये ऐसे होगी, उसको प्रैक्टिकली देखना होता है कि क्या उसका मटेरियल मुसलसल आ सकेगा, क्या उसकी लेबर अवेलेबल होगी, क्या उसकी इंग्रेडिएंट्स, उसकी पावर सप्लाईज, उसकी मशीनरी, उसके प्लांट्स, उसके स्टेंसिल्स, उसकी रजिस्ट्रेशंस, उसके राइट्स, क्या वो सब आपके पास इंटैक्ट रहेगा, क्या वो चीज़ पॉसिबल है, वो डिजायरेबल है, वो कस्टमर की ज़रूरत भी है या नहीं। According to market validation concept, no idea is viable unless it solves a real customer problem. किसी प्रोडक्ट और सर्विस को आप कह सकते हैं कि ये हो ही नहीं सकती, ये चल ही नहीं सकती जब तक कि वो किसी कस्टमर नीड को पूरा ना करे। इसको हम डिटेल में देखते हैं की कंपोनेंट्स क्या है। पहली चीज जो हमें देखनी है वो है कि प्रोडक्ट और सर्विस की डिजायरेबिलिटी हो, कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को वाकई देखना चाहता हो, इस्तेमाल करना चाहता हो, वो चाहता हो कि ये प्रोडक्ट मार्केट में मौजूद हो। प्रोडक्ट और सर्विस की डिजायरेबिलिटी से ये मुराद है कि कस्टमर की विलिंगनेस, कस्टमर की नीड्स में वो मौजूद हो। एंटरप्रेन्योर मस्ट असेस, तो इन पिछले लेक्चर्स में हम ये पढ़ चुके हैं कि एंटरप्रेन्योर्स को रिसर्च करनी है और चीज़ों के बारे में देखना है कि उनको असेस करना है कि क्या ये रियल नीड है या जस्ट एक परसीव वन है। डिमांड कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज इनकम लेवल। इन चीज़ों को देखें, परखें, समझने की कोशिश करें कि क्या कस्टमर वाकई चाहता है कि ये प्रोडक्ट उनको दी जाए। डिमांड थ्योरी इकोनॉमिक्स में हमने सबने सुन रखी, पढ़ रखी है, वो क्या कहती है कि हाई डिमांड इंक्रीजेस द लाइक्लीहुड ऑफ अ बिजनेस सक्सेस। जितनी ज्यादा डिमांड होगी बिजनेस कामयाब होगा। एंटरप्रेन्योर्स ऑफन वैलिडेट डिमांड थ्रू ओनली अर्ली कस्टमर इंटरैक्शन एंड फीडबैक। एंटरप्रेन्योर को कैसे पता चलता है कि इसकी डिमांड है? कस्टमर इंटरेक्शन से, उसके फीडबैक से। और कस्टमर का इंटरेक्शन और फीडबैक वैल्यू प्रोपोजिशन पर डिपेंड करता है कि आप मार्केट में क्या देने लगे हैं। वैल्यू प्रोपोजिशन क्या चीज़ है? वो पैकेज, वो तमाम बातें, वो तमाम वैल्यू की कॉम्बिनेशंस जो आप कस्टमर को एक खास सिचुएशन में ऑफर करेंगे। वैल्यू प्रोपोजिशन आंसर करता है व्हाई शुड कस्टमर चूज द प्रोडक्ट ओवर अदर्स। आपके पास ऐसा क्या है, आप ऐसा क्या दे रहे हैं, आप कस्टमर को कौन सी वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं कि कस्टमर आपकी प्रोडक्ट खरीदे और किसी और की प्रोडक्ट छोड़ दे। क्या बेहतर है आपके पास? तो वो वैल्यू प्रोपोजिशन होती है जिससे प्रोडक्ट और सर्विस के फिजिबल होने का पता चलता है कि ये प्रोडक्ट चल सकता है, ये दूसरों से मुख्तलिफ है। वैल्यू प्रोपोजिशन में डिफरेंशिएशन होती है, कंपैरेटिव एजेस या एडवांटेजेस होते हैं जिसकी बुनियाद पर कहा जा सकता है कि ये प्रोडक्ट डिफरेंट है और ये चलेगा, ये दूसरों की निस्बत बेहतर है। इट ऑल्सो इनहेंसेस कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉयलिटी। कस्टमर की सेटिस्फैक्शन में, लॉयलिटी में इजाफा करेगा। यूनिक सेलिंग पॉइंट आपके पास, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन होना चाहिए, सिर्फ वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं होना चाहिए, एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन आपके पास होना चाहिए। एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा निश, एक ऐसा एज, एक ऐसा फीचर ऑफ प्रोडक्ट जिसमें आप खुद को दूसरों से अलग के तौर पे शो कर सकें, बता सकें कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के अंदर एक खास खसूसियत है जो दूसरी प्रोडक्ट्स में, दूसरी सर्विसेज में नहीं है। कॉस्ट है, प्राइस है, क्वालिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, इनोवेशन है, कन्वीनियंस है, व्हाट, इनमें से कोई भी चीज़ हो, एनीथिंग दैट यू कैन डू एफिशिएंटली एंड कंसिस्टेंटली। तो
प्रोडक्ट और सर्विस की डिमांड, इसके बारे में हमने बात कर ली कि सबसे पहले हमें क्या देखना है कि डिजायरेबल प्रोडक्ट है या नहीं है। डिजायर से मतलब कस्टमर चाहता भी है उस प्रोडक्ट को देखना या नहीं। दूसरा डिमांड, कि कितने कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगे, एक्चुअली कितनी चीजें बाय की जाएंगी। आप उनको इन यूनिट्स में काउंट कर लें या इन डॉलर्स काउंट कर लें, पता कैसे चलेगा? लॉन्च करने से पहले की बात हो रही है, अभी लॉन्च नहीं किया, अभी लॉन्च करने से पहले की बात चल रही, तो सर्वे करने पड़ेंगे। सर्वे करेंगे कस्टमर से, पोटेंशियल कस्टमर से, एक्चुअल कस्टमर तो होगा नहीं, पोटेंशियल कस्टमर से आपको स्ट्रक्चर डाटा टूल के जरिए, सर्वे के जरिए मालूम करना है कि लोगों की प्रेफरेंसेस क्या हैं, लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लोगों के बाइंग इंटेंशंस, उनकी इरादे क्या हैं। पता लगाएं कि वो किस किस्म की प्राइसेस अफोर्ड कर सकते हैं, वो किस किस्म की क्वालिटी एक्सपेक्ट करते हैं। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपको बड़े साइजेस और स्मॉल साइजेस में सर्वे करके रिजल्ट निकालने हैं। दूसरा, आप पूछ सकते हैं, पता लगा सकते हैं डिमांड का फोकस ग्रुप से। फोकस ग्रुप कौन होते हैं? ये स्मॉल ग्रुप ऑफ टारगेट कस्टमर हो सकते हैं, जिनको क्वालिटेटिव इंसाइट्स के बारे में ज़्यादा मालूम होता है। जो आमतौर पर पुराने कस्टमर्स होते हैं, उनको कस्टमर परसेप्शन का पता होता है, उन्हें इमोशंस का, प्रेफरेंसेस का पता। पुराने कस्टमर क्या लें, उनसे आप बातचीत करेंगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बताएंगे। अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी, द ग्रुप डिस्कशंस रिवील डीपर इंसाइट्स देन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज। सर्वे में आप किसी भी अनजान पर्सन से सर्वे करवाते हैं, लेकिन जब आप किसी एक ग्रुप में बैठा के लोगों से डिस्कशन करवाते हैं तो वो डिस्कशन जो है वो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स क्रिएट करती है। नेक्स्ट है प्रोटोटाइप टेस्टिंग। दोनों काम करने के बाद लिमिटेड बेसिस पे प्रोडक्ट को बनाना है और लिमिटेड बेसिस पे उसे कस्टमर के हवाले करना है। कस्टमर को उससे उसकी परफॉर्मेंस चेक करने को कहना है और देखना है कि उसको कस्टमर एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। अकॉर्डिंग टू लीन स्टार्टअप मॉडल एरिक राइस का है। वो कहते हैं कि किसी भी चीज को फुली स्टार्ट करने से पहले उसको थोड़ा सा एक टेस्ट बेस पे स्टार्ट करके चेक कर लेना बहुत जरूरी है। अर्ली टेस्टिंग रिड्यूसेस वेस्ट एंड improves एफिशिएंसी। ये जो अर्ली टेस्टिंग होती है, ये आपके वेस्ट को, आपके यानी कि फुल लॉन्च में जो आपने मुकम्मल मटेरियल, पैसा और एफिशिएंसी लगा देनी है या फिर एफर्ट्स लगा देनी, उसको उसके वेस्ट होने से बचाती है। और दूसरा ये कि प्रोटोटाइप में बहुत सी गलतियां जो होती हैं वो सामने आती हैं। तो यहाँ तक अभी हम इसी स्टेज में हैं कि हमें प्रोडक्ट की फिजिबिलिटी देखनी है। कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट, आपने जो प्रोडक्ट बनाई है, जो सर्विस बनाई है, उसकी कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट बनाएं कि क्या होगा, क्या बेचेंगे आप, क्या आइडिया क्या होगा, कस्टमर इसके ऊपर क्या फीडबैक देगा। एक कंसाइज डिस्क्रिप्शन होती है बिजनेस आइडिया की, जिसमें पोटेंशियल कस्टमर को हम देते हैं कि हम क्या बेचने जा रहे हैं, हम क्या बनाने जा रहे हैं, किस प्राइस में बनाने जा रहे हैं, एक आला क्वालिटी का प्रोडक्ट है, या कोई इकोनॉमिक प्रोडक्ट है, या कोई जदीद सर्विस है, या कोई इनोवेटिव टाइप चीज आ रही है। दिस टूल इज वाइडली यूज्ड इन फिजिबिलिटी एनालिसिस टू टेस्ट द इनिशियल रिएक्शन। जब कस्टमर उसको सुनता है तो उस पर रिएक्शन देता है और अपना फीडबैक भी देता है, अपना इनपुट भी देता है कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ये अगर आ रही है तो बहुत अच्छी, लेकिन इसमें ये भी होना चाहिए। According to entrepreneurship literature, concept statements help refine idea before development. ये statement सिर्फ एक टेस्टर होता है कि ये statement सिर्फ एक invitation to give improving ideas होता है। आप improvement ideas कस्टमर से मांगना चाहते हैं तो ये concept statement जब जारी करेंगे तो कस्टमर उसके ऊपर राय देना शुरू कर देगा। They provide clarity and direction for the business. ये कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट्स कस्टमर के लिए, बिजनेस के लिए क्लैरिटी क्रिएट करती है, डायरेक्शन बताती है, उसकी खामियां बताती है, उसकी एक्सपेक्टेशन कस्टमर की ज्यादा क्लियर होकर सामने आती है। तो यहाँ तक हमने सिर्फ अभी फर्स्ट एनालिसिस टूल पढ़ा है। वो क्या है कि हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा कस्टमर प्रोडक्ट के बारे में क्या चाहता है, प्रोडक्ट और सर्विस क्या फीजिबल है, क्या वो बनाई जा सकती है, बेची जा सकती है, और वो क्या कस्टमर को सर्व कर सकती है या नहीं। दूसरे नंबर पे हमें एनालिसिस करना है इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री एनालिसिस की जब भी बात करते हैं तो पोर्टर का 5 फोर्स मॉडल हमारे सामने आता है। हम जिस इंडस्ट्री में अपना प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं, हमें उस इंडस्ट्री को मुकम्मल तौर पर समझना होगा कि इंडस्ट्री में कौन कौन कैसे कैसे काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है। तो पहले नंबर पे जो काम कर रहा है वो है राइवलरी। राइवलरी मीन्स वो तमाम बिजनेसेस जो आपकी जैसी प्रोडक्ट या आपसे मिलती जुलती प्रोडक्ट या कोई ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट बेच रही हैं। राइवलरी अमंग कंपेटिटर्स, हाई कंपटीशन रिड्यूसेस प्रॉफिटेबिलिटी। अगर हम मार्केट में आप देखते हैं कि इसके ऑल्टरनेटिव और बहुत सारे हैं, तो आपकी सेल भी कम हो जाएगी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाएगी, आपकी प्राइसिंग जो है वो प्रेशर में आ जाएगी।
एंटरप्रेन्योर मस्ट असेस द इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी इन द इंडस्ट्री। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा इंटेंस सिचुएशन है, बहुत स्टिफ कंपटीशन है, स्टिफ किस्म के क्लोज ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, एंड दे आर फाइटिंग फॉर द सेल्स बेस्ड ऑन प्राइसेस, तो बहुत मुश्किल होने जा रही है। अकॉर्डिंग टू पोर्टर, इंडस्ट्रीज विद लो राइवलरी आर मोर अट्रैक्टिव। ऐसे आइडियाज चूज करें, प्रेफर करें जहां पे राइवलरी, कंपटीशन, ऑल्टरनेटिव्स ये कम हो। अगर आपको लगता है कि कंपैरेटर्स हैं, तो फिर उनकी पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज को आइडेंटिफाई करना और एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग कंपैरेटर्स एसेंशियल फॉर सक्सेस। ये आपके लिए बहुत जरूरी होगा कि आप कंपैरेटर के बारे में जानें। दूसरे नंबर पे थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। अभी एक तो वो है जो कंपैरेटर मौजूद है पहले से, और कुछ और भी आ सकते हैं, उनका भी खतरा है कि कुछ और भी आएंगे। दैट इज कॉल्ड थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। आप ऐड हुए या पहले ऐड हुए, और साथ ही कोई और भी कंपनी आपको कॉपी करके आ गई। दीज रेफर्स टू हाउ इजीली न्यू फर्म्स कैन एंटर द मार्केट। तो अगर तो उनका एंटर होना बहुत आसान है, फिर तो आपके लिए बहुत मसाइल है। अगर आप उनका एंटर होना मुश्किल है, तो आसानी हो सकती है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो उनकी एंट्री में बैरियर्स को बढ़ाना पड़ेगा। बैरियर्स में क्या शामिल है? कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब आप किसी को वैसे तो नहीं रोक सकते कि वो इंडस्ट्री को रजिस्टर ही ना करवा पाए, किसी बिजनेस को रजिस्टर ना करवा पाए, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि आपका बिजनेस इस लेवल पे हो कि वो दूसरा उसके जैसी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ना ला सके, रेगुलेशंस उसके जैसी जो है वो रेगुलेशंस उसको परेशान करें या उसको अंदर आने में रुकावट डालें। और ब्रांड लॉयल्टी आपकी कस्टमर के साथ ऐसी अट्रैक्ट हो, अटैच्ड हो आपके कस्टमर, जिसकी वजह से नए बिजनेस को एंटर होना, जगह बनाना मुश्किल हो जाए। तो स्ट्रॉन्ग बैरियर्स प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग फर्म्स। अगर बैरियर स्ट्रांग होंगे, तो नए आने वाले को मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर बैरियर्स नहीं है और मार्केट में ओपन कंपटीशन चल रहा है, तो कोई भी आ सकता है। तो बैरियर्स अगर कम होंगे, तो जाहिर बात आपकी प्रॉफिटेबिलिटी नीचे आ जाएगी। नेक्स्ट है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। बायर्स की बार्गेनिंग पावर कब बढ़ती है? बायर्स की बार्गेनिंग पावर तब बढ़ती है जब बायर्स की तादाद कम हो और सप्लायर्स की तादाद ज्यादा हो, और वो डिमांड कर सकते हो लो प्राइसेस और हायर क्वालिटी डिमांड कर सकते हैं। इससे प्रॉफिट मार्जिन बिजनेस के बहुत गिर जाते हैं, बिजनेस को बहुत ज्यादा प्राइस कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। एंटरप्रेन्योर्स को इस सिचुएशन का ख्याल रखना चाहिए। ऐसी सिचुएशन बहुत मुश्किल क्रिएट कर देती है और प्रॉफिट्स खत्म हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग थ्योरी, कस्टमर पावर इंक्रीजेज विद मोर ऑल्टरनेटिव्स। जितने ज्यादा ऑल्टरनेटिव कस्टमर के पास मुतबादल मौजूद होंगे, जितने ज्यादा उसके पास बाइंग चॉइसेस होंगी, उतना ज्यादा वो प्राइस कॉन्शियस होगा और वो कम प्राइस पे करने को तैयार होगा। डिफरेंशिएशन रिड्यूसेस बाइंग पावर। अगर आप कहते हैं हाँ कि हमारे मुतबादल में बिजनेस है, लेकिन उनकी प्रोडक्ट में हमारी प्रोडक्ट में बहुत फर्क है, डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस की बुनियाद पर प्राइस चार्ज कर रहे हैं, उसमें थोड़ा बहुत आप बाइंग पावर को कम कर सकते हैं। तो बाइंग पावर कस्टमर की बहुत क्रूशियल है आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के लिए, आपके प्रॉफिट्स और आपकी सेल्स के लिए। मार्केट में और हमें क्या देखना है? बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। सप्लायर अगर थोड़े हों तो वो पावर में होंगे, अगर सप्लायर ज्यादा होंगे तो जितने ज्यादा होते जाएंगे उतनी पावर उनकी गिरती जाएगी। सप्लायर इन्फ्लुएंस कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स। अब सप्लायर में वो लोग भी शामिल हैं जो आपके बिजनेस के सप्लायर हैं, जो आपको मटेरियल देते हैं। स्ट्रॉन्ग सप्लायर इंक्रीजेस कॉस्ट एंड रिड्यूसेस फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपका सप्लायर आपकी प्राइस बढ़ा दे या आपको रिक्वायर्ड मटेरियल ना दे, तो उससे आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएंगे बिजनेस में। एंटरप्रेन्योर को इस चीज के बारे में बड़ा डीपली जाके देखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू सप्लाई चेन थ्योरी, डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस सप्लायर रिस्क। डाइवर्सिफाई करें, एक सप्लायर ना रखें, कई सप्लायर रखें। जब आप ज्यादा सप्लायर रखेंगे, तो आपका रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कैन इंप्रूव बार्गेनिंग पावर। और अगर आप पार्टनरशिप्स बना लेते सप्लायर के साथ, जैसे उनकी कंपनी के कुछ शेयर खरीद लेना, या उनका इनपुट या उनका सोल कस्टमर बनने की कोशिश करना, उनका बड़ा कस्टमर बनने की कोशिश करना, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स होती हैं। इंटीग्रेशन इसका हिस्सा है। तो इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे, तो उसमें हो सकता है कि आप जो सप्लायर की पावर है उसको कम कर सके। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, ये ऊपर वाले पॉइंट से मिलता जुलता होता है, लेकिन हमेशा इस बात अलग ही की जाती है। वो क्या है कि आपकी प्रोडक्ट है, उसके ऑल्टरनेटिव हैं। सब्स्टिट्यूट्स ऑल्टरनेटिव को कहते हैं, सेम नीड को पूरा करने के लिए कोई और चीज आ जाए, तो उसका थ्रेट हमेशा मौजूद रहता है। हाई अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट रिड्यूसेस डिमांड फॉर प्रोडक्ट। आपका बिजनेस चलता चलता बंद हो जाएगा। उसकी वजह क्या होगी कि आपको देखने को मिल रहा है कि आपके सब्स्टिट्यूट मार्केट में बहुत ज्यादा है, कंपटीशन आपको बहुत ज्यादा फेस करना पड़ रहा है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक थ्योरी, सब्स्टिट्यूट्स इंक्रीज कंपटीशन।
कंपटीशन से प्राइसेस में इजाफा हो जाता है, प्राइसेस में कमी हो जाती है और बिजनेस में रिडक्शन आ जाती है। अब यहाँ तो हमने सिर्फ डिस्कस कर लिया कि पोर्टर मॉडल में हमें बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करना है। तो पोर्टर मॉडल को जब हम एनालाइज कर रहे होंगे तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि अच्छी इंडस्ट्री कैसी होती है। अच्छी इंडस्ट्री वो होती है जहाँ डिमांड ग्रो कर रही हो, जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट की जो सेल है उसमें इजाफा हो रहा हो, और साइकिल थ्योरी के मुताबिक ग्रोथ स्टेज जो है वो इंडस्ट्री का अट्रैक्टिव हो, उसमें बहुत ज़्यादा सेल, बहुत ज़्यादा कस्टमर बेस बन जाए, मार्केट एक्सपैंड की जा सके, और ग्रोथ बहुत सक्सेसफुल और की फैक्टर होता है किसी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। अच्छी इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पे आपको आसानी से ग्रोथ मिल रही हो। हाई मार्जिन ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे अगर कोई ऑल्टरनेटिव्स हों भी तो वो प्राइस पे कंपटीशन ना करें बल्कि डिफरेंशिएशन पे कंपटीशन करें। इससे क्या होगा कि आप हाई हाई प्राइसेस चार्ज करके, डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करके हाई प्रॉफिट्स जनरेट कर सकेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की के लिए बहुत ज़रूरी है और री इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि मार्जिन ज़्यादा हो। मार्जिन सिर्फ तभी ज़्यादा होंगे जब प्राइस पे कंपटीशन नहीं होगा। लो कंपटीशन, ऐसी मार्केट्स को टारगेट करें, ऐसे बिजनेस आइडियाज को प्रमोट करें, उनको आगे लेके बढ़ें जहां पे कंपटीशन लो हो, बहुत कम हो। मार्केट को जब एनालाइज करें, अगर देखें बहुत ज्यादा कंपैरेटर, बहुत ज्यादा ऑल्टरनेटिव मौजूद है तो वहां बिल्कुल एंटर ना हो। ऐसी मार्केट में एंटर होना चाहिए जहां ऑलरेडी बिजनेस बहुत कम है। तो निश मार्केट्स अक्सर ऐसा होता है जहाँ पे कोई आप एक खास एस्पेक्ट की बुनियाद पर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। जब आप डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे तो वहां पे कंपटीशन ना होने के बराबर होगा, क्योंकि आप वहां पे एक होंगे या दो होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। ब्लू ओशन स्ट्रेटजी भी यही कहती है कि हमें हमेशा अनकॉन्टेस्टेड मार्केट्स में एंटर होना चाहिए। वो कामयाब करती हैं, वो आपका प्रॉफिट इंश्योर करती हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट को कामयाब करने का बायस होंगे, कि वहां पे मुकाबला नहीं होगा और इससे डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर्स, किसी दूसरे बिजनेस को एंटर होने के लिए बैरियर क्रिएट करना। बैरियर जैसे मैं पहले कह चुका, रेगुलेशंस की मदद से हो सकते हैं, लेकिन आप किसी को ग्रॉस बेसिस पे रोक नहीं सकते बिजनेस में आने से। तो पेटेंट्स इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। आपने एक मॉडल बनाया, आपने एक बिजनेस मॉडल बनाया, आपने कुछ सर्विसेज बनाई, तो आप उसके पेटेंट्स रजिस्टर करवा लें। अगर आप उसके पेटेंट्स रजिस्टर करवा लेते हैं तो कोई दूसरा उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इससे क्या होगा कि आपका काम कॉपी नहीं हो सकेगा। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी दूसरा एक बैरियर होता है, ब्रांड लॉयल्टी भी एक बैरियर होता है। इन बैरियर्स की मदद से भी आप अट्रैक्शन बढ़ा सकते हैं, कंपटीशन कम कर सकते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग बैरियर्स हैं वो खड़े कर सकते हैं नए बिजनेसेस के आने में। टारगेट मार्केट को एनालाइज करने की जरूरत होती है। जिस मार्केट में आप जाने लगे वहां पे कस्टमर कितने हैं। मार्केट का साइज से क्या मुराद है कि कस्टमर कितने हैं और कस्टमर कितना रेवेन्यू देंगे, कितने डॉलर्स, कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस होगा। लार्जर मार्केट्स ऑफर मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। मार्केट ज्यादा बड़ी होने का मतलब ज्यादा कस्टमर है और बड़ा पैसा है, ज्यादा बिजनेस ट्रांजैक्शंस होना। इसे मार्केट साइज कहते हैं। जितनी बड़ी मार्केट होगी उतना ज्यादा मुनाफा होगा। एंटरप्रेन्योर मस्ट असेस वेदर द मार्केट इज लार्ज इनफ। अगर आप देखते हैं कि बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी कस्टमर बेस है, उसमें आप भी हो, अगर आपका कोई कंपैरेटर या ऑल्टरनेटिव भी आ जाए तो भी बिजनेस चलता रहेगा, तो ऐसे बिजनेसेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मार्केट थ्योरी, मार्केट साइज अफेक्ट्स स्केलेबिलिटी। अगर मार्केट बड़ी है तो आप छोटे बड़े तमाम साइज के बिजनेस को कर सकते हैं और अपने बिजनेस को बाद में बढ़ा भी सकते हैं। और मार्केट में सिर्फ साइज नहीं देखना, अपने बिजनेस का ग्रोथ रेट, इसके ऊपर भी काम करना है कि मार्केट अगर साइज में बड़ी है, टारगेट मार्केट, उसमें ग्रोथ कितनी आसान है। हाउ फास्ट द मार्केट इज एक्सपेंडिंग, मार्केट में और कितनी तेजी से इजाफा हो रहा है। हाई ग्रोथ इंडिकेट्स फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में मजीद लोग भी अभी एंटर होंगे, मजीद कस्टमर भी आएंगे, जितने कस्टमर हैं, फर्ज करें किसी जगह पे 100 है, 150 कस्टमर मौजूद है, और आपको लग रहा है कि ये फ्यूचर में कस्टमर बढ़ जाएगा, तो ये ग्रोइंग मार्केट होती है। ऐसा प्रोडक्ट जिसकी मार्केट में इजाफा हो रहा है, जिसके कस्टमर्स में इजाफा होता जा रहा है, उसके कस्टमर में कमी आने की बजाय इजाफा हो रहा है। यानी कि आमतौर पर कहा था, पॉपुलेशन रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट हैं या इंसानी जरूरियात की जितनी भी चीज़ें हैं उनमें हमेशा ग्रोथ होती है। तो वो ग्रो क्यों कर रही है? क्योंकि पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है, तो इससे ग्रोइंग मार्केट कहेंगे। ग्रोथ अट्रैक्ट्स इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन। अगर आप ग्रो करेंगे तो आप नई इन्वेस्टमेंट भी ला सकते हैं और आप नई इनोवेशन को भी सपोर्ट कर सकते हैं। इससे कंपटीशन प्रेशर आपका थोड़ा सा गिर जाएगा। नेक्स्ट है कस्टमर सेगमेंटेशन। आपको अपने कस्टमर के बारे में मालूम होना चाहिए कि आप किस सेगमेंट से ताल्लुक रखने वाला बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि मार्केट डिवाइडेड होती है मुख्तलिफ ग्रुप्स में, मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे। सेगमेंटेशन में टारगेटिंग है, पोजीशनिंग है, एसटीपी मॉडल जिसे कहते हैं, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। इसमें हर कस्टमर की खसूसियत अलग होती है दूसरे से। आपका कस्टमर जो आपका कस्टमर बनेगा, जो आपको पोटेंशियल कस्टमर है, उसकी खसूसियात दूसरे बिजनेसेस के खसूसियात, बिजनेस की कस्टमर की खसूसियात से मुख्तलिफ होंगी।
कस्टमर का सिर्फ आपने सेगमेंट नहीं चेक करना, उसका बाइंग बिहेवियर भी चेक करना है। आपको ये भी चेक करना है कि उसका बाइंग बिहेवियर कैसा है। अंडरस्टैंडिंग हाउ कस्टमर मेक परचेजिंग डिसीजन इज क्रूशियल। फैक्टर्स इंक्लूड प्राइस सेंसिटिविटी, प्राइस प्रेफरेंसेस एंड हैबिट्स। कस्टमर कई बार प्राइस पे सेंसिटिव हो जाते हैं, कई बार उनकी मुख्तलिफ हालात में तरजीहात बदल जाती हैं, कई बार उनकी हैबिट्स चेंज हो जाती हैं। तो कस्टमर की जो बिहेवियर थ्योरी है, इन पे काम करना और साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स को स्टडी करना और इसके ऊपर अपना फैसला लेके आना किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने फिजिबिलिटी एनालिसिस के पहले दो हिस्सों को डिस्कस किया है, जो हमने ये मॉडल डिस्कस किया था फिजिबिलिटी एनालिसिस का। इस फिजिबिलिटी एनालिसिस में सबसे पहले हमने प्रोडक्ट और सर्विस की फिजिबिलिटी के ऊपर बात की, और दूसरे नंबर पे इंडस्ट्री एंड टारगेट मार्केट फिजिबिलिटी की बात की है।